स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 संस्कृत की। आज क्लास नंबर 2 है जिसकी शुरुआत की जाएगी। क्लास नंबर 1 में डाल चुका हूं, आप देख सकते हो। न्यू पैटर्न पर एस्टेट संस्कृत को हम कर रहे हैं। दोस्तों हमने किया था प्रत्याहार संज्ञा तक, ठीक है। प्रत्याहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने कहा था वो आपको बताऊंगा, सुन लीजिए पहले एक बार कि प्रत्याहार जो है दोस्तों, प्रत्याहार जो मैंने बताया था कि बनता कैसे है, प्रत्याहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रत्याहार शब्द का सूत्र कैसे क्या है, प्रत्याहार में कौन कौन से उपसर्ग हैं, प्रत्याहार में संज्ञा कौन सी है, प्रत्याहार में क्रिया कौन सी है, प्रत्याहार में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे हम कर चुके थे। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 42 बताई गई है, 42 बताई गई है। मगर कुछ एक विद्वान जो है दोस्तों, वो र को और यम को और यम को भी प्रत्याहार मानते हैं, और इस वजह से इनकी संख्या 43 या 44 भी कभी कभी देखने को मिलती है। मगर मुख्य रूप से क्या है, ये कुछ विद्वानों के अनुसार है ये तो, मगर मूल रूप से प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 अर्थात 42 प्रत्याहार है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बात। अब सबसे पहले हम अगर बात करें अल जो प्रत्याहार है दोस्तों, मैंने बताया था जो अल प्रत्याहार है उसमें सारे के सारे क्या आते हैं, संस्कृत वर्णमाला के वर्ण आते हैं। संस्कृत वर्णमाला के वर्ण सारे के सारे किस में आ जाते हैं, अल में आ जाते हैं, संस्कृत वर्णमाला के जो वर्ण है। उसके बाद दोस्तों इस अल से ही दो प्रत्याहार बने हैं, इस अल में ही समाहित हैं अच और हल। जो अच है उसमें सारे के सारे स्वर आ जाते हैं, संस्कृत के स्वर, संस्कृत के जो स्वर है सारे के सारे वो किस में आ जाते हैं, अल में आ जाते हैं। बात आ जाए अगर संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। ध्यान रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है। जबकि संस्कृत में एक स्वर ऐसा भी है जो हिंदी में है ही नहीं, वो कौन सा है, लरी। संस्कृत में लरी भी एक स्वर होता है जो हिंदी में है ही नहीं, मगर फिर भी संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है, ठीक है। तो डिटेल से जानेंगे अगली क्लास में हम कि कौन कौन से 9 स्वर हैं। उससे पहले अब आती है बात हल की, कि हल में क्या है, हल में संस्कृत के सारे क्या है भाई, व्यंजन है। हल में संस्कृत के सारे व्यंजन है। जो हमारे संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं, 33 जो व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे हल जो प्रत्याहार है उसमें समाहित है। क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत में कितने व्यंजनों की संख्या कितनी है, या संस्कृत में जो व्यंजन है वो कौन से प्रत्याहार में है, या फला प्रत्याहार में क्या चीज है, हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, स्वर आते हैं व्यंजन, तो ठीक है। उसके बाद आती है बात दोस्तों यण प्रत्याहार की। यण प्रत्याहार क्या है, यण प्रत्याहार वो प्रत्याहार है जो स्वर और व्यंजनों के बीच में आता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वरों के जस्ट बाद आने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो अच के बाद आता है हमारा यण। क्या है उसमें अंतस्थ वर्ण है दोस्तों। कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण है, य र ल व। इसीलिए इनको अंतस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतः मतलब बीच में, अंतस्थ मतलब बीच में स्थित, तो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। तो स्वरों के बाद हमारा यण प्रत्याहार आता है। उसके बाद बात करते हैं शल प्रत्याहार की। शल प्रत्याहार क्या है दोस्तों, शल प्रत्याहार वो प्रत्याहार है जिसमें सारे के सारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है। सारे के सारे ऊष्म व्यंजन अर्थात श श श ह, ठीक है। ये 4 वर्ण है जो शल प्रत्याहार में आते हैं। अब बात करते हैं चय प्रत्याहार क्या है दोस्तों। चय प्रत्याहार वो प्रत्याहार है जिसमें वर्ग के प्रथम वर्ण, पहले जो वर्ण होते हैं क च ट त प, ठीक है, ये वर्ण आते हैं चय प्रत्याहार में। बात करते हैं जस प्रत्याहार की, कि जस प्रत्याहार में क्या है, जस प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं, ठीक है। आपने एक सूत्र सुना था संस्कृत में, झलाम जशोवंते, ठीक है। तो ये सूत्र वहां पे काम आएगा। जस आपको पता हो, जस क्या है, वर्ग के तीसरे वर्ण है। वर्ग के वर्णमाला में जो वर्ग होते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उनके तीसरे वर्ण अर्थात च क ख ग ग ज ड द ब, ये वर्ग के तीसरे वर्ण है। ये जस प्रत्याहार में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दूं, ग ज ड द ब, ये वर्ग के तीसरे वर्ण होते हैं दोस्तों, जो कहाँ पे आते हैं, झस प्रत्याहार में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में क्या होता है, झस प्रत्याहार में हमारा वर्ग का चौथा वर्ण आता है, वर्ग का चौथा वर्ण आता है झस प्रत्याहार में। अब बात आती है कि इनके अलावा हमारे दूसरे वर्ण नहीं आए, हमारे पांचवें वर्ण नहीं आए दोस्तों। जो वो वर्ण है वो एक ऐसे प्रत्याहारों में आ जाते हैं जिन प्रत्याहारों में इनका भी वर्णन है। इसलिए हम जो मुख्य पॉइंट है वो ये है, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगली बार, ठीक है, ले लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट, जो एचटेट के नए पैटर्न पे आया है संज्ञाओं का। उसमें क्या दिया गया है, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, सवलित संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि उदात्त संज्ञा क्या है, अनुदात्त संज्ञा क्या है, सवलित संज्ञा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये कि उदात्त संज्ञा क्या होती है दोस्तों, उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है
उच्चैरुदात है, उच्चैरुदात है, उच्चैरुदात है क्या कहता है, यहाँ पर कहा गया है उच्चई अर्थात जोर से, उदात है अर्थात उदात संज्ञक, अर्थात वो वर्ण जो ऊंचे स्वर से उच्चारित होंगे उनको उदात संज्ञक स्वर कहा जाएगा, उदात संज्ञक कहा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है उच्चई अर्थात ऊंचे जो तालवादी स्थान है वहां से जो उच्चारित होंगे उनको उदात संज्ञा ऐसा बोल दिया जाए। उसके बाद हमारे पास अनुदात संज्ञक आएंगे, अनुदात संज्ञक अर्थात अनुदात संज्ञा किसकी होगी, निश्चयी, निश्चयी से अर्थ है, देखिए जो रह है विसर्गों का बन गया और अनुदात शब्द बन गया। ठीक है, तो निश्चयी, निश्चयी का अर्थ क्या है, नीचे से अर्थात बिल्कुल लो लेवल से। ठीक है, तो निश्चयी अनुदात है, नीचे भाग से, तालवाद जो नीचे भाग है जब उनसे कोई जो स्वर है वो उच्चारित होगा तो उसको अनुदात संज्ञक कह दिया जाए। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि उदात संज्ञक, अनुदात संज्ञक और स्वरित संज्ञक ये जो स्वरों का उच्चारण होता है वो सभी के सभी का हो सकता है, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि इनका प्रयोग वेदों के जो उच्चारण होते हैं, वेदों के जो मंत्रों का उच्चारण होता है वहां पर प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में इसका अत्यधिक देखने का आपको अवसर प्राप्त नहीं होता, अर्थात नहीं यूज होता। ठीक है, तो उसके बाद आया हमारा निश्चय उदात है, अगर नीचे से उच्चारित हो रही है तालवादी स्थान से तो हम क्या कहेंगे कि निश्चय उदात, ऊंचे से स्वरित उच्चारित हो रहे हैं तो हम कहेंगे उच्च उदात। अब बात आती है स्वरित संज्ञक किसे कहा जाए, स्वरित संज्ञक किसे कहा जाता है, समाहार स्वरित है, समाहार अर्थात समान भाग से, समाहार अर्थात समान रूप से, समान रूप मतलब ऊंचे से भी नहीं नीचे से भी नहीं, मध्य भाग से जो उच्चारित होंगे वर्ण उनको क्या कहा जाएगा, उनको स्वरित वर्ण कहा जाएगा। अब आपसे पूछा किस प्रकार से जा सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है जो तालवादी ऊपरी स्थान से उच्चारित होने वाले जो स्वर है उनकी कौन सी संज्ञा होती है। ठीक है, कौन सी होती है, उच्च उदात संज्ञा होती है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो लगभग में के ते ये जो उच्चारण होते हैं इनकी उच्च उदात संज्ञा, उदात संज्ञक होते हैं। कैसे, जब आप वेदों में उच्चारण देखोगे तो इस प्रकार से उच्चारण होता है, हरि ही ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्तिन पूषा विश्व। तो ये क्या होता है, उदात, अनुदात और स्वरित तीनों को ही लेके चलना होता है। ठीक है, तो तब जाके शुद्ध उच्चारण होता है वैदिक जो मंत्र है उनका। उसके बाद निश्चय उदात, निश्चय उदात में आपको क्या लगभग देखने को मिलता है, त्वसम, इनको हम बिल्कुल नीचे भाग से स्वरित करते हैं तो इसलिए उच्चारित करते हैं, इसलिए हम त्वसम इसको क्या बोलते हैं, निश्चय उदात। उसके बाद है समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित अर्थात जो मध्य भाग जो उच्चारण होंगे उनको हम क्या कहेंगे, समाहार स्वरित अर्थात स्वरित वर्ण बोलेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकते हैं, स्वरित संज्ञा किसकी होती है, उदात संज्ञा किसकी होती है, अनुदात संज्ञा किसकी होती है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद है दोस्तों हमारे पास संयोग संज्ञा, श्रवण संज्ञा और पद संज्ञा, ये तीन संज्ञा हमसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोग संज्ञा की। दोस्तों संयोग संज्ञा में जो सूत्र काम करता है अर्थात कौन से सूत्र संयोग संज्ञा करता है, तो वो सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। ठीक है, और श्रवण करता है तो लिस्या प्रयत्न श्रवणम, और पद संज्ञा करता है सुप्तिगंतम पदम। ठीक है, अब बात करते हैं संयोग संज्ञा है क्या, किस प्रकार से होती है, सूत्र का मतलब क्या, अभिप्राय, सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी संस्कृत की, मगर एचटेट के नए पैटर्न के अनुसार योग का योग केवल और केवल एचटेट के लिए तैयारी करवाने वाला बहुत ही मुश्किल मिलेगा, क्योंकि सिलेबस अभी आया है। हमें जो मिलती है वीडियो उसमें बहुत सारा मैटर मिलता है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि इतना सारा हम पढ़ सके, मगर पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो दोस्तों कहते हैं ना कि हार्ड वर्क भी जरूरी है, मगर पेपर पास करने के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। ठीक है, उसके बाद हार्ड वर्क करने के लिए तो पूरी जिंदगी आपके पास है। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, संयोग संज्ञा सूत्र कौन सा है, हलो अनंतरा संयोग है। ये क्या कह रहा है, हल, हल हमें अभी अभी समझे थे, हल किसको कहा गया था, हमने अभी पढ़ा था, हल तो कहा गया था जी व्यंजनों को, व्यंजनों को हमने कहा था हल। ठीक है, हल प्रत्याहार पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद कहा अनंतरा अर्थात उनके बीच में, अनंतरा अर्थात अगर मैं कहूं अंतरा अर्थात बीच में क्या हो, हलो अनंतरा संयोग है, संयोग अर्थात संयोग, ये हुई हमारी संज्ञा, संयोग अर्थात मेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, मेल हो जाए। तो ये सूत्र कहता है ऐसे दो व्यंजन, हल अर्थात व्यंजन, यहाँ पे क्या, हल अर्थात व्यंजन, ऐसे दो व्यंजन जिसके बीच में स्वर आदि ना हो, अर्थात दोनों के दोनों क्या हो, हल हो, तो ऐसे दो व्यंजनों का क्या हो जाएगा, बीच में ऐसे दो व्यंजनों के बीच में क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि श और टे,
श और ट, अगर श और ट को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ट और ट को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, टट बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ब और ज को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बज बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ द और ध को मिलाऊं तो क्या बन जाएगा, द ध। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये संयोग करता है। हम संधि की बात नहीं कर रहे हैं, हम संयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि सूत्र कह रहा है संयोग संज्ञा सूत्र। ठीक है, संयोग करना है, क्या कौन सा सूत्र करता है, हलो अनंतराः संयोग है, हलों के बीच में संयोग संज्ञा हो जाए, हलों के बीच में क्या है, संयोग संज्ञा हो जाए। हल किसी को बोले जा रहे हैं, व्यंजनों को। ठीक है, हलो अनंतरा, अनंतरा अर्थात बीच में संयोग अर्थात मेल। ठीक है, उन दोनों का मेल हो जाए अर्थात उन दोनों का जोड़ हो जाए, मिल जाए, उसको संयोग संज्ञा कहा जाएगा। सूत्र क्या है, हलो अनंतरा संयोग है, संज्ञा कौन सी है, संयोग संज्ञा। मेल कैसे होता है, ऐसे मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। दोस्तों उसके बाद करते हैं नेक्स्ट संज्ञा की बात, और नेक्स्ट संज्ञा हमारे पास क्या है, सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि सवर्ण संज्ञा कर दूंगा, किसी कर दूंगा, तुल्य, क्या कर देगा, तुल्य हो जिसकी, आश्य जिसकी, प्रयत्न, पैरयतन, प्रयत्न अर्थात जिसके तुल्य मतलब बराबर हो, प्रयत्न अर्थात जो हमारे प्रयत्न होते हैं ना, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, जिनके समान होंगे उनकी सवर्ण संज्ञा कर देगा। उनकी क्या कर देगा ये सूत्र, सवर्ण संज्ञा कर देगा। जैसे अ और आ का आपको पता उच्चारण स्थान सेम है तो इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ई की और इस बड़ी ई की तो इनका भी उच्चारण स्थान सेम है तो इसकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। उ प्लस उ इनके भी उच्चारण स्थान सेम है तो सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ये जो सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञम, ये सवर्ण संज्ञा करता है, किसी करता है जिसके उच्चारण स्थान सेम हो उसकी। मगर यहां पर ये कहा गया कि स्वर और व्यंजनों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। दोस्तों स्वर और व्यंजनों की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, चाहे उन दोनों का उच्चारण स्थान सेम ही क्यों ना हो। सूत्र कौन सा काम करता है, सूत्र काम करता है यहां पर नाज झलऊ, नाज झलऊ। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा सूत्र है जो स्वर और व्यंजन के आपस में सवर्ण संज्ञा करने से रोक देता है। नाज झलऊ सूत्र क्या करता है, ये कहता है कि स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान प्रयत्न सेम होने के बाद भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ना मतलब नहीं होगी, अच, यहां पर जो अज है ना वो च का जय बन गया संधि से, अच की, और झल, ठीक है, अच और हल ये है का बन गया, तो यहां पे कह रहा है अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। कौन कहता है, नाज झलऊ सूत्र कहता है। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा किसकी होगी, आपस में ऐसे वर्णों की जिनके प्रयत्न समान होंगे। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। मगर स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे। ये सूत्र कौन इनकार करता है, नाज झलऊ इनकार करता है। अब आप संस्कृत में पढ़ा होगा री और लरी की भी सवर्ण संज्ञा होती है, मगर उसके लिए अलग सूत्र है, री लरी वर्ण्योर मिथ्या सवर्णम वाच्यम। वो सूत्र कौन सा है, री लरी वर्ण्योर मिथ्या सवर्णम वाच्यम। वो कहता है री और लरी की भी सवर्ण संज्ञा होगी, उसके लिए स्पेशल सूत्र, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, यहां तक समझ में आया तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। बस एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, हर कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा जो वीडियो को देख रहे हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए काम आने वाली है, जो मैं बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। अगर काम आएगी तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही 1 घंटे के अंदर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो। ठीक है, ओके दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कितना काम आई, आपके एचटेट क्लियर करवाने में हेल्पफुल होगी या नहीं। वैसे मैं ऑफलाइन बैच चलाता हूं संस्कृत के, मगर अब की बार मैंने संस्कृत भाषा की, संस्कृत माता की सेवा करने के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बैच निकाल दिया है यूट्यूब चैनल पे। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम।